नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो सेशन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं फिर से आप लोगों के लिए एबीईओ का आज का नया एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, क्या है खास आज के वीडियो पे, चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल्स में। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी एबीईओ का, उस पे फर्स्ट लेक्चर पर हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें अपडेट की थी जो आपके बेसिक जो जानकारी है उस पर आधारित थी। और आज इसी जो वीडियो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ स्लाइड पर। टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस, जी हाँ गाइज, आपके लिए ये सही बात है कि बिल्कुल हम टॉप एजुकेटर्स की टीम आपके टॉप बैचेस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए नई बैचेस यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। बैचेस के तौर पे आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव अगर इससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस क्लासेस को दी जा रही है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को। साथ में अगर हम बात करें व्यापम के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे बैचेस हमारी मिल जाएंगी। बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर होती है, और साथ में सेंट्रल टीटी और टीटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ डिफेंस के हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो जुड़िए संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमारी यूट्यूब पर भी इस पर फ्री चैनल बना हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहूँगा कि मेरा नाम है हरीश कुमार, और आप मुझे अनअकैडमी के माध्यम से भी काफ़ी सारे चैनल्स में देखे होंगे दोस्तों। और इसके अलावा मैं अभी एज ए एजुकेटर आप लोगों से कनेक्ट हूँ संकल्प एकेडमी के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो एबीईओ का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है ख़ास तौर पे यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन बैचेस के तौर पे आप लोगों को पेड एक कोर्स जो है हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है दोस्तों। उस कोर्स को कैसे परचेस कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको दोस्तों संकल्प एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। संकल्प एकेडमी का लर्निंग ऐप इजीली आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा, जिसको क्लिक करेंगे तो आप संकल्प एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपना प्रोफाइल आप यहाँ पर बना लीजिएगा, जिसमें मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर आप सारे कोर्सेज हमारे इस स्टोर बॉक्स पे आके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे यहाँ पर लॉन्च की जा चुकी है, जो कि ऑनलाइन मोड पे घर बैठे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर किसी भी कोर्स को अगर परचेस करना है तो आप यहाँ पर स्टोर पे जाइएगा, और उसके बाद फिर पर्टिकुलर जिस कोर्स को आप परचेस करना चाह रहे हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस कोर्स को क्लिक करने के बाद आप पूरी डिटेल्स में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि हम वहाँ पर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या चीज़ें कवर कराई जाएंगी, और कितने समय तक ये कोर्सेस आप लोगों को पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके अलावा सारे डिटेल्स, सारे डेमो क्लास आपको इस कॉन्टैक्ट बॉक्स पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जाकर डेमो क्लास भी देख सकते हैं और सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूरी फीस डिटेल्स बताई गई है कि कैसे कैसे यहाँ पर फीस का डिवीजन किया गया है अलग अलग पार्ट्स में, जो है यहाँ पर इस खासतौर पे इंस्टॉलमेंट में भी ये फीस देने की सुविधा यहाँ पर रखी जाती है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद इस पेड वर्जन कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद आपको ये एक सक्सेसफुल का मैसेज आता है, जिसके बाद सारे कंटेंट आपके लिए फ्री हो जाते हैं, सारे वीडियो और सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसको कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। कोर्सेज के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगा कि हमारी एबीईओ की जो बैचेस अभी लॉन्च की गई है, जिसमें असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो प्रिपरेशन कराई जा रही है, महासंग्राम बैच है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को एक रणनीतिक तौर पे यहाँ पर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराने जा रहे हैं हम लोग, जो कि ऑनलाइन मोड पे रहेगा, और सारे क्लासेस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड दोनों पर उपलब्ध हो जाएगा। सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म पे यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, इसके लिए प्रीलिम्स की एक छोटी सी सीजीएसआई मॉड्यूल कोर्स स्टार्ट किया गया है, इस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो फुल्ली सिलेबस कवर कराया जाएगा आपका, साथ में टॉप एजुकेटर्स की टीम रहेगी, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल अनलिमिटेड एक्सेस के साथ, और टेस्ट की वीकली सुविधा के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी मित्र जो सीजीपीएससी
के साथ साथ व्यापम की भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ऐसे दोस्तों के लिए हमने सीजीपीसी प्रीलिम्स और व्यापम इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से ये बैच लॉन्च किए हैं। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक एडीईओ, जिसमें सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा खासतौर पे एबीईओ सुप्रीम कोर्स के तौर पे है, जो कि अपकमिंग बैचेस थी लेकिन अभी लॉन्च की जा चुकी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। बात करें दोस्तों तो और भी ढेर सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें सीजीटीटी टीटी और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ आपको यहाँ पर बाल विकास के अलग से कोर्स भी मिल जाएंगे और अदर कोर्सेज भी यहाँ पे लॉन्च की जा चुकी है। तो जुड़िए हमारे साथ और घर बैठे तैयारी करने का यहाँ पे सुनहरा मौका है, आप लोग यहाँ से जुड़ते चलें। दोस्तों ये इंटायर जो जानकारी है ये आप बिल्कुल यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप जो है, ये आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से तो जुड़ना है, साथ में इस टेलीग्राम एप्लीकेशन पे भी संकल्प एकेडमी लर्निंग हब करके जो हमारा ग्रुप है यहाँ से आपको जुड़ना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल नोट्स की प्रतीक्षा में रहते हैं कि सर हमें नोट्स भी मिलना चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म पे मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ क्या कुछ नोट्स या फिर कुछ वीडियोस मिलते हैं। तो जी हाँ, डेफिनेटली हम फ्री में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस और कंटेंट देते हैं दोस्तों, बट ये आपको मिलेगा कहाँ? टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो संकल्प एकेडमी लर्निंग हब, इससे जुड़ना है आप लोगों को। अब जो है हम डायरेक्ट सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, और सिलेबस में क्या खास है आज आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम शिक्षा सामग्री पर बात करने वाले हैं दोस्तों। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हमने वहाँ पर एजुकेशन जो है शिक्षा का आधार, इस टॉपिक को, इस यूनिट को हमने स्टार्ट किया था, जो कि एबीईओ के सेकंड पेपर के तौर पे आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, जिसका एक छोटा सा पार्ट है शिक्षा की सामग्री। तो शिक्षा की सामग्री में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा की सामग्री के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से सामग्री विशेष है जो आपकी शिक्षा सामग्री के घटक के तौर पे महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, पहला जो घटक होता है, पहला जो फैक्टर है, वो है बालक। दोस्तों बालक का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझना है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि या एक बॉय है। बालक का मतलब वे सभी बच्चे जो एक बालक या बालिकाएं हो सकती हैं, उन सभी बच्चों को जो है इस पर आप शामिल करके देखेंगे। बालक वस्तुतः आगे जाके क्या होगा, एक व्यक्ति के तौर पे जो है हमारे समाज का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा सामग्री के अंतर्गत 4 घटक में महत्वपूर्ण घटक आप ध्यान रखेंगे, बालक। दूसरा वंशानुक्रम। तीसरा एटमॉस्फेयर, जो कि वातावरण की बात की जा रही है। देखिए वंशानुक्रम को आप इनहेरेंस के इनहेरिटेंस, ओके, इनहेरिटेंस के तौर पे देखेंगे। चौथे नंबर पे एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, और वातावरण तीसरे नंबर पे है, और जो चौथे नंबर पे है समय, जिसकी टाइम की बात की जा रही है। तो ये तो था छोटी छोटी पॉइंट्स पे। अब हम समझेंगे कि वास्तविक में बालक का मतलब यहाँ पर क्या बताया जाना चाह रहे हैं, कि शिक्षा की सामग्री में बालक का पर्याय क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा की जो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण जो सामग्री के तौर पे रखा गया है, वो प्रथम जो घटक है वो है बालक। अब बालक, अगर आप किसी एक बच्चे को देखते हैं दोस्तों, तो होता क्या है, उनकी कुछ ना कुछ जन्मजात जो है शक्तियाँ हैं वो आपको परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मतलब एक प्रकार से जैसे कई प्रकार की जो उनकी इंटरनल क्रिएटिविटी है वो आपको दिखाई दे सकती है, या फिर जो है सामाजिक विकास, इन जन्मजात शक्तियों को ही ध्यान में रखते हुए इसका जो है विकास या मापक, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो बालक कौन हुआ यहाँ पर, शिक्षा की सर्वोत्तम महत्वपूर्ण सामग्री के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपने पहला देखा। अब दूसरा आप समझिएगा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को मैं डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा एक वर्ड आप लोगों को बताना चाहूँगा। वंशानुक्रम में होता क्या है जनरली, कुछ लोग ऐसे एक वर्ड यूज़ करते हैं कि पूत के पाँव पालने में भी नज़र आते हैं, कह सकते हैं मतलब कि ऐसा ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बचपन से ही ऐसे परिलक्षित होते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ वंश के हिसाब से जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, या फिर ऐसा कुछ अलग से हमें जो है नज़र आता है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं।
तो ऐसे शिक्षा जो वंशानुक्रम जो वादी जो मत है जिनकी ऐसी सोच होती है वंशानुक्रमवादी सोच वाली, ऐसे लोगों की सोच क्या होती है कि इनके एकदम अटल, एकदम कड़क विश्वास क्या होता है कि शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही वंशानुक्रम संस्कार जो है वो बालक के ऊपर परिलक्षित होते हैं, प्रभाव डाल चुके होते हैं, ऐसा उनका मत होता है। तो दूसरे नंबर पे शिक्षा की सामग्री, सोर्स ऑफ एजुकेशन क्या कहता है कि वंशानुक्रम भी जो है वो दूसरे बड़े फैक्टर के तौर पे वर्क करता है, शिक्षा की दूसरी सामग्री के तौर पे काम करता है। तो वंशानुक्रम भी आपको ध्यान रखना है। पहला हमने देखा बालक, दूसरा वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रमवादियों का क्या अटल विश्वास होता है कि शिक्षा प्रारंभ से ही पूर्व ही वंशानुक्रम संस्कार बालक के ऊपर प्रभाव डाल चुके होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे नंबर पे समझते हैं वातावरण, एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर की देखिए अलग अलग परिभाषा हो सकती है, बट हम यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं शिक्षा की सामग्री के तौर पे। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होगा दोस्तों? शिक्षा की जो तीसरी बड़ी सामग्री के तौर पे उसको रखा गया है वो है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का मतलब कैसे समझेंगे कि देखिए प्रत्येक बालक का जन्म एक निश्चित स्थान पर होता है, ये भी आपको पता है, और एक निश्चित समय अवधि में ही होता है, एक निश्चित समय पर होता है। इसका पालन पोषण भी क्या होगा? एक निश्चित वातावरण में होगा। ठीक है। वातावरण कैसे हो सकते हैं? तो इसको नियंत्रित वातावरण और अनियंत्रित वातावरण, दो प्रकार से इसको बांटा गया है। मैं इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। एटमॉस्फेयर हमने देखा, एटमॉस्फेयर में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ अगर एक छोटा सा बच्चा है तो वो छोटे से बच्चे के ऊपर हमारे आसपास को तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो हमने परिवार में ही जो एक एटमॉस्फेयर है उसका प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव कैसे पड़ेगा? वो नियंत्रित वातावरण अलग हो जाती है और अनियंत्रित वातावरण अलग हो जाता है। हम इसको समझते हैं। नियंत्रित वातावरण कैसा होगा? एक ऐसा वातावरण जहां बच्चा जो है एक संतुलित वातावरण कह सकते हैं कि नियंत्रित वातावरण कह सकते हैं, जहां बच्चे का विकास होना है, जहां पर उसके रहन सहन, जीवन शैली, खान पान, इन सभी चीज़ों का सभी व्यक्तियों के माध्यम से इस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, और वो भी संतुलित तरीके से, नियंत्रित तरीके से। दूसरी बात, एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो पर्याप्त, मतलब अपर्याप्त तौर पे जो है ऐसे संसाधनों जो उसको मिलना चाहिए, ऐसे साधन विहीन अनियंत्रित जीवन शैली में इस बच्चे का विकास होगा, तो वो विकास अलग होगा और इस बच्चे का विकास अलग होगा। इसको मेरे हिसाब से भली भांति आप समझते हैं। तो नियंत्रित वातावरण और अनियंत्रित वातावरण, ये दो कैटेगरी हो सकती है वातावरण के अंतर्गत। लेकिन ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि वातावरण जो है वो बहुत बड़े फैक्टर के तौर पे, घटक के तौर पे शिक्षा की सामग्री में शामिल की गई है। चौथी जो बात रखी गई है वो है समय का। तो समय भी शिक्षा सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो 4th नंबर पे है दोस्तों। बालक के विकास में विशिष्ट क्रियाओं का जो समय है वो निश्चित होता है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बालक का जो विकास है वो कहीं ना कहीं एक निश्चित समय अवधि में आपको दिखेगा। बच्चा जब चलने की उम्र होगी तभी वो बच्चा चलेगा। बच्चे का जब कह सकते हैं कुछ शारीरिक जो परिवर्तन जो आपको दिखाई देंगे वो एक उम्र के पड़ाव में ही आपको दिखाई देंगे। अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग हार्मोनल एक्टिविटी के हिसाब से बच्चे में अलग अलग जो है विकास और अलग अलग चीज़ें आपको परिलक्षित होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम समय के जो है परस्पर जो है इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो बालक के विकास को अच्छी तरह से समझने के लिए विकास का जो है वो शैशव, शिशु अवस्था जो है वो बाल्य अवस्था हो सकती है, किशोर अवस्था हो सकता है और प्रौढ़ अवस्था, ये 4 अवस्था के आधार पर हम इनकी अलग अलग विशेषताओं का क्या होता है, ज्ञान होता है। और ये कहीं ना कहीं इस समय से बंधा हुआ है। समय के उपरांत ही ये सारी चीज़ें आपको परिलक्षित होती हैं। तो हमने आज क्या समझा इस स्लाइड पे कि शिक्षा की सामग्री के अंतर्गत बालक, वातावरण, वंशानुक्रम और समय, ये 4 महत्वपूर्ण जो
घटक हैं, फैक्टर हैं दोस्तों, ये शिक्षा की सामग्री के तौर पे आपको याद रखना है। अब देखिए बहुत से दोस्तों ये कह सकते हैं कि सर हम इतना डीपली क्यों पढ़ें, तो भैया ये देख लीजिएगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जो है शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है ऐसे अधिकारी लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं जहाँ पे शिक्षा सीजीपीएससी अगर चाहे तो आपको तथ्यात्मक प्रश्न से कह सकते हैं समावेश करके जो है आपको ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना दे। तो चीज़ों को डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस स्लाइड पे समझेंगे शिक्षा के अंग, ठीक है। आपको ये भी समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ एजुकेशन क्या हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एजुकेशन क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मत के अनुसार आपको समझाना चाहूँगा कि शिक्षा के अंग क्या हो सकते हैं। एक तो हमारे जॉन डेवी हैं, एक हमारे जॉन डीवी हैं, जो कि फादर ऑफ एजुकेशन ऑफ फिलोसफी कहा जाता है इन्हें, ठीक है, फादर ऑफ एजुकेशन ऑफ फिलोसफी। इनको इस माध्यम से जो है उनको जाना जाता है और इनका नाम है, ठीक है। तो इनका मत क्या था, देखिए इन्होंने काफ़ी सुंदर बात कही है। जॉन डीवी के अनुसार ये एक कैसी प्रक्रिया है, एक कैसा प्रोसेस है, 3 डायमेंशन पे है, बोल सकते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब इसका 3 अंग होता है, इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो पहला पार्ट्स उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि शिक्षक जो कि एक टीचर के तौर पे होगा। दूसरा एक बालक के तौर पे होगा, जो कि बालक और बालिका दोनों सम्मिलित है। देखिए बालक का मतलब आप ये हमेशा समझेंगे दोस्तों कि ये लिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब एक बालक का मतलब बालक लिख दिया जरूर है, लेकिन बालक का मतलब सिर्फ बॉयज़ ही होंगे ये जरूरी नहीं है, वहाँ पे गर्ल्स भी शामिल है। तीसरी बात पाठ्यक्रम जो कि सिलेबस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको समझनी है कि जॉन डेवी ने 3 चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ों के तौर पे बताई है, जो कि शिक्षा के पार्ट्स, शिक्षा के अंग मतलब पार्ट्स ऑफ एजुकेशन के तौर पे कहा है उन्होंने। एक शिक्षक है, दूसरा बालक है और तीसरा सिलेबस है। ये जॉन डेवी का मत था। दूसरी बात, प्रसिद्ध विचारक हेंडरसन भी हुए हैं, जिनके अनुसार 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि एलिमेंट्स के तौर पे, तत्व के तौर पे उन्होंने शामिल किया है। एक तो प्रशिक्षण है, जो कि ट्रेनिंग के तौर पे आप देखेंगे, सॉरी, प्रशिक्षक के तौर पे, प्रशिक्षण के तौर पे, ठीक है, ट्रेनिंग, और कोच के तौर पे हम कह सकते हैं, तो इसे हम कोच कहना ज़्यादा उचित समझेंगे, ठीक है। तो कोच आप देखेंगे यहाँ से। दूसरा अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। और तीसरा जो है प्रेरणा, इंस्पिरेशन की बात की जा रही है दोस्तों। तो 3 चीजें आपने देखा। प्रसिद्ध विचारक जो हैंडरसन हुए हैं उन्होंने 3 ही चीजें, महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया कि शिक्षा के अंग के तौर पर प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रेरणा, ये 3 महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो शामिल किए गए हैं शिक्षा के अंग के तौर पे। तो इस स्लाइड पे हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ जो है एजुकेशन क्या हो सकते हैं। अब इसी पार्ट्स ऑफ एजुकेशन को मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से आपको इसके फीचर गिनाना चाहूँगा, इसकी विशेषता बताना चाहूँगा कि शिक्षा प्रक्रिया की अलग अलग विशेषताएं कैसे हमको अभी हमारे आसपास देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो जो पहली जो डिफिनेशन के हिसाब से अभी हमने देखा कि एडम ने भी कहा था कि ये द्विभुजी है, और जॉन डेवी ने कहा था कि ये त्रिभुजी हो सकती है। मतलब जहाँ पर अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 चीज़ें उन्होंने शामिल किया था। ये शिक्षा प्रक्रिया की एक विशेषता के तौर पे आप ये देख सकते हैं। अब दूसरी बात, शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है या जन्म से मृत्यु पर्यंत जो है अबाध गति से चलती है। मतलब कैसा दोस्तों, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम सिर्फ स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा से जोड़ के देखेंगे, नहीं। आप जिस दिन से जन्म लेते हैं, एक बच्चा जिस दिन से जन्म लेता है उस दिन से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, शिक्षा संकुचित और व्यापक, ये दोनों रूप में हो सकती है। इसका संकुचित और व्यापक क्या रूप होते हैं, इसको मैंने पहले स्लाइड तरफ आपको इसके डिफिनेशन बताई थी कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होगा और शिक्षा के व्यापक अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक विशेषता है। चौथी बात,
यह एक गतिशील प्रक्रिया है, एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। स्थिरता की स्थिति में शिक्षा की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मतलब जहाँ कहीं एक बालक के जीवन काल में ठहराव आया, मतलब उसके जीवन में ठहराव आने की स्थिति में शिक्षा प्रभावित होगी, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। फिर 5वें नंबर पे, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का बहुत अहम रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। सॉरी। दूसरी बात, यह व्यक्ति के सामाजिक विकास की भी प्रक्रिया है और समाज की प्रगति में प्रमुख कारक भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सामाजिक विकास, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, एक सोशल कह सकते हैं एक्टिविटी से जुड़े हुए हम लोग हैं, जो कि मनुष्य जाति को जो है एक सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है दोस्तों। और उस परिदृश्य से देखें तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें अच्छी आदतों के प्रशिक्षण का भाव भी निहित है। प्लेटो ने इसको काफ़ी अच्छे से विश्लेषित किया है। प्लेटो को जिसको हमने बाल विकास में काफ़ी अच्छे से इनके बारे में हम पढ़ते हैं और इनके मत को हम मानते भी हैं, कई जगह इनको हमने पढ़ा है और इनके ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं। आपको पता ही है, डीएड और बीएड करने वाले लोगों को इससे अछूते नहीं है। ठीक है, 8वें नंबर पे पहुंचे तो इनमें मार्गदर्शन, अभिवृद्धि और विकास का भाव निहित है। और 9वें नंबर पे यह एक सुनियोजित स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस स्लाइड पे क्या समझा कि शिक्षा प्रक्रिया की विशेषताएं, जहां से 1-2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे बढ़े। वर्क ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क ऑफ एजुकेशन? दोस्तों, शिक्षा के कार्य क्या हो सकते हैं? देखिए, शिक्षा, अगर हम एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मान लें ना, तो उसकी छोटी छोटी अलग अलग शाखाएं हो सकती हैं, पत्तियां हो सकती हैं, फूल हो सकते हैं, फल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी से मिलकर जो है शिक्षा जो है एक व्यापक वृक्ष है, ऐसा हम आपको बताना चाहेंगे और ऐसा आपको मान के चलना होगा। अब देखते हैं छोटी छोटी बातें जो शिक्षा को कैसे महत्वपूर्ण और एक बड़े वृक्ष के तौर पे आप उसको देख पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझिए। शिक्षा के विभिन्न रूप और अंग सामान्य कोटि के शिक्षा के कार्य में क्या होता है? व्यक्तित्व, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय कार्य और सांस्कृतिक कार्य, इन सभी को शामिल करके जो है शिक्षा के कार्य के तौर पे आप देखेंगे। इसको और छोटी छोटी बातों से आप समझ सकते हैं, जैसे शिक्षा के अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां हैं उसका प्रगतिशील विकास होना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये शिक्षा के कार्य के तौर पे भी है। शिक्षा का कार्य क्या है कि व्यक्ति का संतुलित विकास हो। मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतीकरण और शोधन, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उसमें शोधन भी होना, मतलब उसमें संतुलन भी लाना है ना। मार्गांतीकरण, अगर गलत दिशा में भटक गई है तो उसको एक सही रास्ते पे लेके आना, और शोधन करना, कहीं ना कहीं उसको क्या करना है और संतुलित बनाना है, अच्छा बनाना है। इन सभी मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतीकरण और शोधन का कार्य जो है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य के तौर पे, एक प्रमुख कार्य के तौर पे इसको देखा जाना है। वयस्क जीवन शैली के तैयार होने में भाई एक अच्छे नागरिक कौन हो सकते हैं? जो शिक्षा शिक्षा एक प्रॉपर जो संतुलित शिक्षा है वो अगर किसी व्यक्ति में अगर है, उसको मिल रही है, तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि वो एक अच्छे नागरिक के तौर पे जीवन व्यतीत करेगा, एक वयस्क नागरिक के तौर पे जीवन व्यतीत करेगा। राजनीतिक सुरक्षा, आपको ये भी पता है कि राजनीतिक व्यवस्था में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि एक अच्छा राजनीतिज्ञ कौन हो सकता है, तो अच्छी शिक्षा लेकर बैठा हो, अच्छी शिक्षा से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, उसमें सभी वो गुण हो जो एक शिक्षा के अंतर्गत होने चाहिए, तो एक राजनीतिक तौर पे भी हम उसको देख सकते हैं। सांस्कृतिक का संरक्षण कार्य, ये भी शिक्षा में शामिल है। अच्छे चरित्र के निर्माण कार्य है। सामाजिक भावना का विकास है। अच्छे नागरिक का निर्माण कार्य है। और साथ में शिक्षा का सामाजिक सुधार भी। ठीक ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या समझा दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ जो वर्क ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा के जो कार्य होने चाहिए, उसको हमने यहाँ पे समझा कि अलग अलग चीज़ों पर शिक्षा के कार्य किस हिसाब से आपको दिखते हैं, जो कि हमारे समाज में परिलक्षित भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी देखा कि शिक्षा के कार्य। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है यहाँ पर, जो सोर्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा के स्रोत क्या होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा के 4 प्रमुख स्रोत माने गए हैं।
कौन कौन से हैं? एक तो परिवार है, दूसरा विद्यालय है, तीसरा समाज और चौथा राज्य। अब ये जो चारों चीजें हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे कि इस शिक्षा के स्रोत जो सोर्स ऑफ एजुकेशन है उसमें परिवार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों, परिवार को बालक की क्या कहा जाता है? प्रारंभिक पाठशाला कही गई है। सबसे एक शुरुआती जो स्कूल होता है हमारा, वो क्या होता है? परिवार होता है। परिवार में हमारे सारे वो अलग अलग सदस्य होते हैं जो अलग अलग रिश्तेदार नाते के तौर पे हमसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे से बच्चे के लिए जो है परिवार क्या होता है? एक पाठशाला कहा गया है, एक प्रारंभिक पाठशाला कही गई, जहाँ पर उनके आदतों में, उनके संस्कारों में क्या होता है, उनको एक प्रकार से उनको प्रशिक्षण मिलता है। संतुलित विकास के लिए जो है उस बालक के लिए क्या होता है? घर का वातावरण, ठीक है भाई, घर का वातावरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी पे एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो जरूर समझिएगा कि टूटे हुए घर दोषपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि टूटा हुआ घर मतलब ये नहीं कहा गया है कि इसकी दीवार अगर मजबूत नहीं है, टूट गई है ये दीवार, तो ये घर मजबूत नहीं है, ये नहीं दोस्तों। इसको सैद्धांतिक तौर पे आप समझें कि टूटे हुए घर का मतलब ये है कि ऐसा घर जहाँ पे इस बच्चे के लिए अनुकूल माहौल ना हो, जहाँ पर इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक से लेकर वो सारे अच्छे संस्कार का समावेश अगर इस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए टूटे हुए घर का मतलब यहाँ पर दोषपूर्ण ऐसे घर जहाँ पे आपसी सामंजस्य ना हो, आपसी भाईचारा ना हो, कहीं ना कहीं एक दूसरों में जो है कर्कश का भाव हो, कई प्रकार से आपसी सामंजस्य का भाव ना हो, तो ऐसे वातावरण में जो है कि हम कह सकते हैं कि किसी बालक का, किसी बच्चे का विकास जो है वो अवरुद्ध होगा, और उस विकास को हम शिक्षा से जोड़कर देखेंगे दोस्तों। तो आपको सबसे पहले हमने क्या देखा? परिवार। दूसरी बात, विद्यालय। शिक्षा का दूसरा जो स्रोत होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, वो क्या होता है? विद्यालय होता है दोस्तों। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जो स्रोत माना गया है उसे विद्यालय को माना गया, जहाँ पर समाज अपने आदर्श और विचारों को स्थायी रखने के लिए विद्यालय की स्थापना करते हैं। ये तो समाज करते हैं, और बालक यहाँ पर क्या करते हैं? आकर अपने व्यक्तित्व को सुनियोजित ढंग से इसका विकास करते हैं। विद्यालय में आपको ये जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि विद्यालय में जो है एक सामाजिक तौर पे जितने भी आदर्श और विचारों की जो एक अनुपम जो स्थायित्व वहाँ पे जो दिखाई देनी चाहिए वो वहाँ पर रहता है, और बच्चा धीरे 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 अपने छोटे से घर के एक दायरे को लांघ कर जो है एक ऐसे वातावरण में जाता है जहाँ पर वो और भी चीज़ों का उसमें धीरे धीरे समावेश होता है, और वो बच्चा सीखता है कि कैसे वो सोशल एक्टिविटी और सामाजिक तौर पे जो है अपने छोटे छोटे आदर्शों और विचारों को वो ग्रहण करता है, और वो बच्चा आगे विकास करता है, सुनियोजित ढंग से उसका विकास होता है। तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे विद्यालय, जहाँ पे एक बच्चे का बहुत सारे विकासों पर इसका विभिन्न अलग अलग पहलुओं पर जो है इसका विकास होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो समाज, सोशल कम्युनिटी। तो समाज क्या है दोस्तों? सबसे पहले ये समझिएगा कि शिक्षा का जो तीसरा सबसे बड़ा स्रोत माना गया है वो क्या है? समाज है। अब बालक क्या करेगा? अपने आस पड़ोस से क्या करता है? सबसे पहले संपर्क में आता है। जैसे बच्चा अगर अपने घर से जैसे ही बाहर निकला तो क्या होगा? उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग उसके संपर्क में आते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है उसका छोटा बच्चा दोस्त हो, और भी उसके दोस्त यार बने, ठीक है। वो उसके घर भी जाता हो तो उसके पेरेंट्स से उनकी बातचीत होगी, उनसे मुलाकात होगी, है ना। और छोटे छोटे उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपसी उनके यहाँ आना जाना हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन हो रही है वहाँ पे उनकी मुलाकात हो रही है। तो गांव शहर के मोहल्ले के अन्य व्यक्तियों और बालकों के संपर्क में आकर वो क्या करता है? बहुत सारे अनेक बातचीत सीखता है, कैसे वो सोशल तौर पे वो जुड़ता है वो बच्चा जो है अलग अलग रिश्ते नाते और ऐसे संबोधन वाक्यों से जो है वो बच्चा धीरे धीरे उस कम्युनिटी का हिस्सा होता है। तो तीसरे नंबर पे आपको समझना है कि सोर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्रोत के तौर पे हमने पहला देखा परिवार, दूसरा देखा हमने विद्यालय, तीसरा हमने देखा समाज, और चौथे नंबर पे बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी गई है वो है स्टेट, राज्य।
देखिए यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो तो हम बाद में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब क्या होना चाहिए। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम राज्य की परिभाषा को परिभाषित करें तो राज्य बनने के लिए या किसी जगह को हम राज्य बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए पांच जो आवश्यक तत्व हैं वो बहुत जरूरी होते हैं राज्य बनने के लिए। वो पहला क्या है, एक तो होता है क्षेत्र, कि भाई अगर मैंने किसी जगह को अगर राज्य घोषित करने वाला हूँ तो उसकी क्षेत्र जो है वो व्यापक होनी चाहिए, उस क्षेत्र का जो है व्यापकता के हिसाब से उसका जो है विस्तार होना चाहिए। दूसरा, उसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। हमने बाउंड्री की बात किया, ठीक है, बाउंड्री मतलब सीमा, और एरिया की भी बात किया, बाउंड्री की भी बात कर ली। अब तीसरी बात करेंगे कि वहाँ पर कौन हो, लोग भी तो होने चाहिए। ऐसा तो खुला, ऐसा कोई लैंड नहीं होना चाहिए, कोई महाद्वीप नहीं होना चाहिए कि जहाँ कोई लोग ही ना हो और उसको आप राज्य घोषित कर रहे हैं, तो ये भी एक उचित बात नहीं होगी। तो अगर मैंने जैसे उदाहरण के तौर पे कहा कि हम दुर्ग शहर को जो है अगर रातों रात जो है क्या बना दें, राज्य घोषित कर दें, तो क्या ये संभावना है इसकी कि हम दुर्ग को राज्य घोषित कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी क्षेत्र की व्यापकता कम है, मतलब व्यापक तौर पे इसका विस्तार कम है, सीमा इतनी नहीं है दुर्ग की उसको राज्य बनाया जा सके। लोग भी वहाँ पर इतने नहीं हैं, कि लोग तो हैं लेकिन इतने लोग नहीं हैं कि वो आगे चल के वहाँ पर एक अलग से अपनी सरकार की स्थापना कर सके, मतलब ऐसे सरकार जो कि अपने आप में स्वयं प्रभु हो। ठीक है, अब ये नहीं है कि भूपेश बघेल जी जो है रातों रात जो है दुर्ग को जो है हमारे सीएम साहब जो हैं वो दुर्ग को स्टेट की घोषणा कर दे, है ना। तो स्टेट एक बड़े व्यापक तौर पे वाली चीज़ों के ऊपर भी लागू होती है। यहाँ पर स्टेट के हिसाब से यहाँ पर सरकार नहीं बन सकती दुर्ग में, ये भी आपको पता है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो क्या है, स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब क्या होता है, संप्रभुता, स्वर्ण। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा विशेष जगह जहाँ पे आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से वो स्वतंत्र हो, ऐसे जगह पर जो है संप्रभुता की स्थापना होती है। और दुर्ग जो है यहाँ पर एक अलग से संप्रभुता की स्थापना हो पाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम दुर्ग को राज्य घोषित नहीं कर सकते। ये एक संवैधानिक तौर पे इसकी मैंने डिफिनेशन बताया, ठीक है। हमने संवैधानिक तौर पे इसकी परिभाषा देखी कि राज्य क्या हो सकता है। अब हम इसे समझेंगे कि एजुकेशन के माध्यम से राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होने वाली है। तो दोस्तों राज्य जो है इसका चौथा जो महत्वपूर्ण स्रोत है शिक्षा का वो है राज्य, जिसको माना गया है जहां पर नागरिक को विभिन्न प्रकार से क्या करना होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षित करना। राज्य औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करती है। ठीक, समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय भावना के विकास के अनेक अलग अलग कार्यक्रम जो तैयार किए जाते हैं उसमें उनको शामिल किया जाता है। अलग अलग कम्युनिटी के बेस पे जो है उनको यहाँ पर उनको क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। तो राज्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है इसको स्टेट को भी एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पे एक पार्ट्स के तौर पे इसको कह सकते हैं शिक्षा का स्रोत माना गया दोस्तों। ठीक है, द नेशन द पीपल क्रिएटेड बाई ए शेयर्ड बिलीव दैट द पीपल इनसाइड कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक, तो ये बात मैंने जो लिखी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो ये चार आपको जो एलिमेंट्स बताया, परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य, ये है आपका अलग अलग चार वो चीज जो शिक्षा के स्रोत के तौर पे माना गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इस स्लाइड पे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। हालांकि इस क्लास को इस वाले स्लाइड को मैं आगे जाके और भी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन एक अंतिम स्लाइड के तौर पे है तो हम इस पर छोटी सी एक बात कर लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य के तौर पे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि हमारे अगर हम कंपेयर करें पुराने समय में जाके, तो प्राचीन शिक्षा के तौर पे अगर हम देखें तो प्राचीन शिक्षा किस लेवल पे ज़्यादा बल देती थी, मतलब किस में ज़्यादा उनका फोर्स था कि शिक्षा बालक के मानसिक विकास पर जो है उसका बल देना ज़्यादा होता था। प्राचीन शिक्षा की अगर बात की जाए तो जिसमें क्या होता था, केवल ज्ञान अर्जन करने को ही शिक्षा का एक क्या उद्देश्य माना जाता था, एकमात्र उद्देश्य माना जाता था। ये हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, हो सकता है वो गुरुकुल परंपरा हो या फिर हमारी प्राचीन शिक्षा में वो सारे प्राचीन जो कि एक अतीत काल के पीछे है, ठीक है, उसको हम प्राचीन शिक्षा के तौर पे मानेंगे जहाँ पे ज्ञान अर्जन करना, विद्या
अर्जन करना, है ना, इसी को ही एक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य माना जाता था। लेकिन आधुनिक जो मॉडर्न जो शिक्षा शास्त्री है, आधुनिक जो शिक्षा शास्त्री है, उनका क्या मत है? तो उनका मत ये है कि व्यक्ति की प्रकृति का जो है अध्ययन करते हुए मानसिक विकास के साथ साथ, देखिए दोस्तों, मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर भी जो बल दे, ऐसी शिक्षा को जो है आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सहमति प्रदान है। मतलब ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति में शिक्षा शास्त्रियों का यही मत है कि एक व्यक्ति का मानसिक विकास तो होना ही चाहिए, साथ में आपको शारीरिक, सामाजिक और सामाजिक विकास भी उनका होना अत्यंत आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण पे आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य जो है आप समझेंगे क्या, कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास में ये चारों आपको शामिल करने होंगे, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। यही को आप मानसिक सार्वजनिक तौर पे, सार्वजनिक विकास के तौर पे इसको रखेंगे, जिसमें सामाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना शामिल है दोस्तों। तो जनरल एम्स ऑफ जो एजुकेशन अगर कहा जाए दोस्तों, जिसमें सारे ये एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हमने रखे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी भी हुई है, जिसमें आप देख पाएंगे ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, चरित्र निर्माण कार्य का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, व्यक्तित्व निर्माण का उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य और शारीरिक विकास का भी उद्देश्य। तो ये सारे अलग अलग उद्देश्य हैं जो इस शिक्षा के उद्देश्य के तौर पे सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करने जा रहे हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा है, इसको एक बार छोटा सा ओवरव्यू हम देख लें दोस्तों। हमने आज सबसे पहले ये देखा कि शिक्षा की सामग्री, जिसमें हमने बालक, वंशानुक्रम, वातावरण और समय को डिफाइन किया। फिर शिक्षा के अंग के तौर पे हमने दो विशेष लोगों के मत को हमने पढ़ा, जिसमें जॉन डेवी का मत हमने पढ़ा कि शिक्षा, बालक और पाठ्यक्रम। हेंडरसन के हिसाब से हमने प्रशिक्षण, उपदेशन और प्रेरणा, जहाँ पे कोच, इंस्ट्रक्शन और इंस्पिरेशन की बात की। इसके बाद शिक्षा प्रक्रिया में हमने विशेषताएं देखा, फिर शिक्षा के कार्य को हमने समझा, और उसके बाद शिक्षा के जो महत्वपूर्ण स्रोत, जिसमें बहुत विशेष तौर पे हमने ये बल दिया, परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य, ये चार प्रमुख स्रोत माने जाते हैं शिक्षा के। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जितना भी हमने आज पढ़ा जरूर आत्मसात कीजिएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर क्लास में दिक्कत हुई होगी, या अगर टेक्निकली या हो, या फिर कंटेंट में कोई दिक्कत हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और चूंकि ये एक लाइव क्लास नहीं थी, एक रिकॉर्डेड क्लास थी, हमारी लाइव क्लास होती रहती है। लाइव क्लास में भी आप लोगों को कनेक्ट होना है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक आपको दिए हुए हैं जहाँ से आपको जुड़ना है। तो शिक्षा के उद्देश्य को यहीं पर हम विराम देते हैं, और आगे की क्लासेस हम बिल्कुल जुड़े रहेंगे दोस्तों। आप लोगों को ये सारे लाइव क्लासेस पेड वर्जन पर भी मिल रही है। पेड वर्जन पे हमने दो प्रकार से इस कोर्सेज को डिवाइड कर दिया है। पहला क्लास जो कि कंप्लीट क्लास रहेगी दोस्तों, इसकी फ़ीस जो है आप लोगों को हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। दूसरी जो है क्लास लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारी दोनों क्लास जो है ये आपको उपलब्ध होगी, लाइव प्लस रिकॉर्ड। और पहला पेपर हमने जो है जो पहली जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, उसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट बैच मिलेगी। और दूसरा जो हमने रखा है वो सिर्फ उन लोगों के लिए रखा है जो सिर्फ सेकंड पेपर देना चाह रहे हैं, जो सिर्फ सेकंड पेपर मतलब तैयारी करना चाह रहा है, सॉरी, पेपर तो आप सबको देना है, लेकिन सेकंड पेपर की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए अलग से एक कोर्स बना दी गई है। आप लोग दोनों ये कोर्सेस हमारे ऐप पर देख सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक मिला हुआ है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर पर जाके इस कोर्स को चेक कीजिए। और बहुत कम समय पे ही जो है काफ़ी लोगों का फीडबैक आ चुका है कि ये कोर्सेज जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से दोस्तों, जो एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग जल्दी से इनरोल कर लीजिए ताकि समय आपके लिए समय सही हो, ठीक है, प्रिपरेशन के हिसाब से। तो दोस्तों इसके अलावा आप सबको बताना चाहूँगा 90% तक के डिस्काउंट होने की संभावना हमारे सारे क्लासेस में रहती है। बट आप लोग को क्या करना है, इसमें कनेक्ट रहना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ से कनेक्ट रहते हुए सारे कोर्सेज को आपको देखते रहना है। यूट्यूब पर भी हमारी फ्री क्लासेस चलती है, तो यूट्यूब पर भी आपको कनेक्ट रहना है और न्यू अपकमिंग जितने भी बैचेस आ रही हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस से, जहाँ पर फ्री क्लासेस होती रहती हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है
तो बिल्कुल आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है, घंटी दिख रही है, इसको बेल आइकॉन को हिट करके रखिए, मतलब इसको क्लिक करके रखिए, ताकि समय समय पर हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगा। और सारे वीडियोस को आपको लाइक शेयर करना है ताकि हम सभी दोस्तों तक पहुंच पाएँ और इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आप तक हम पहुँच आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएंगे। जुड़िए ABEO के एग्ज़ाम के साथ साथ और भी अदर जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के साथ। तो लाइक और शेयर करना है इस चैनल को, बेल आइकन हिट करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।